गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बीएससी बीएड फोर्थ ईयर मैथमेटिक्स की इस क्लास में आज हम पेपर फर्स्ट एनालिसिस एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म की यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने से पहले हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है। तो हमें एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है जिसके लिमिट -∞ से +∞ के s के f के dt। सबसे पहली बात तो हम इस इंटीग्रल को इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि यदि किसी भी इंटीग्रेशन की साइन लोअर लिमिट या फिर अपर लिमिट या दोनों ही लिमिट क्या गिवन हो, आपको इन्फिनिटी गिवन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलेंगे। अब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन f का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कब कहेंगे, जब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। कन्वर्जेंट होने का मतलब है जब आप इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए और आपको फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है। अब यदि हम नोटेशन की बात करें तो इस फंक्शन f के इसका हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को किस सिंबल से डिनोट करेंगे, तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लिए जो नोटेशन है ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन कैपिटल f इसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे, जहां इसके लिए यूज हुआ है ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लिए यूज हुआ है किसका, इस फंक्शन कैपिटल f का। तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन कैपिटल f इज इक्वल टू -∞ to +∞ के s के f के dt। यहाँ जो इंटीग्रेशन के अंदर ये जो वैल्यू दे रखी है कि s के, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के कर्नल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कर्नल ऑफ दिस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। यहाँ बात आती है s के, एक्चुअली जो s है वो क्या है, तो s एक पैरामीटर है जो रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यू उसकी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो सकती है। और ये जो पैरामीटर s है वो क्या है, इस चीज से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, मतलब s की वैल्यू है वो p पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है। इसके बाद यदि आप इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो आप t के रेस्पेक्ट में जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फिर आप लिमिट पुट करेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन यदि t के रेस्पेक्ट में तो लिमिट भी किसकी है, t की। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ ये इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में हम कर देंगे, फिर इसकी लिमिट पुट करेंगे ना, तो हमेशा ये आपको s का फंक्शन मिलेगा। किसका फंक्शन मिलेगा, s का, इसलिए हम इसको इस सिंबल से f s इससे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लिए दो नोटेशन है, या तो आप इस सिंबल से डिनोट करो या इसको आप fs से भी डिनोट कर सकते हो। इसका रीजन है कि जब आप इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो t के सापेक्ष करेंगे इंटीग्रेशन, और t की जगह तो क्या करेंगे, हम लिमिट पुट कर देंगे, तो ऑब्वियसली s हमेशा क्या रहेगा, इसमें उपस्थित रहेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, s का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब यदि मैं यहाँ कर्नल की हम अलग अलग वैल्यू लेते हैं तो आपके पास डिफरेंट टाइप के इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म आपको मिलते जाएंगे। जैसे यदि मैं कर्नल की वैल्यू के s के लिए मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ कि यदि इसकी वैल्यू e की पावर -st होगी, कब, जब वेरिएबल p इसके लिए ग्रेटर देन 0, एंड इसकी वैल्यू भी मैं 0 सिलेक्ट करता हूँ व्हेन p लेस देन 0, तो हमें इस इंटीग्रल की क्या वैल्यू मिलेगी, तो आप देख सकते हो कि जो इस इंटीग्रेशन की जो t की जो रेंज थी वो -∞ से +∞ थी। तो हमने क्या किया, अब की बार ऐसा एक कर्नल सेलेक्ट किया और इसको मैंने इस रेंज के बिटवीन एक पॉइंट पर ब्रेक कर दिया। ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि जो कर्नल है ना वो डिसकंटीन्यूअस है, क्योंकि t बराबर 0 पर यदि आपको चलो है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, और t की लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0 और 0 पर इसकी वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस। इसका मतलब जो आपको ये कर्नल गिवन है वो कैसा गिवन है, डिसकंटीन्यूअस गिवन है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हम इस इंटीग्रेशन की रेंज को क्या करेंगे, t बराबर 0 पर डिवाइड कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। मान लो आपको ये जो t एक्सिस गिवन है जिसकी वैल्यू t की वैल्यू कितनी है, -∞ से +∞, और इस इंटीग्रेशन की रेंज को मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट 0 पर ब्रेक कर दिया। ये पूरी किस कौन से एक्सिस है, t एक्सिस।
अब जब p की वैल्यू 0 से लेस देन होगी ऑब्वियसली ये रीजन होगा आपको इधर ये वाला पूरा रीजन जिसमें p की वैल्यू क्या होगी 0 से लेस देन। तो इस स्थिति में हम कर्नल की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, इस स्थिति में जो हम कर्नल की वैल्यू ले रहे हैं कि s, t इसकी वैल्यू कितनी ले रहे हैं, इस स्थिति में 0 ले रहे हैं। और जब p की वैल्यू 0 और 0 से लार्ज होगी तो ऑब्वियसली वो 0 तो ये 0 से लार्ज मतलब इस वाली स्थिति में, तो यहाँ से क्या होगी p की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी इस स्थिति में हम कर्नल कितना ले रहे हैं कि s, t यहाँ ले रहे हैं हम e की पावर -st ले रहे हैं। तो यदि अब हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा, इस लिमिट को हम क्या करेंगे -∞ से 0 प्लस 0 से इंफिनिटी, बिकॉज दिस कंटीन्यूअस आपको ब्रेक करनी होगी लिमिट। तो ये आ जाएगा यहाँ इंटीग्रेशन -∞ से 0, ठीक, -∞ से इस पॉइंट पर मैंने ब्रेक कर दिया कि s, t कैपिटल F t dt प्लस इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी, ठीक। अब 0 से क्या होगा इंफिनिटी के s, t कैपिटल F t dt -∞ टू 0। देखो जब t की वैल्यू क्या हो 0 से लेस देन, ठीक है, -∞ का 0 मतलब ये -∞ का 0 t लेस देन इस स्थिति में, तो हमें कर्नल की वैल्यू कितने गिवन है उस स्थिति में, देखो यहाँ t लेस देन 0 पर कर्नल की वैल्यू 0 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगी 0 इनटू f t dt प्लस इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी। जब आपको t की वैल्यू, क्योंकि इंटीग्रेशन तो t के रेस्पेक्ट में है तो ऑब्वियसली लिमिट भी किसकी t की लिमिट है, तो जब t की वैल्यू 0 से लार्ज होगी उस स्थिति में 0 से लार्ज और इंफिनिटी तक, तो इस स्थिति में आपको कर्नल की वैल्यू कितने गिवन है e की पावर -st, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी e की पावर -st कैपिटल f t dt, ठीक है। ये टर्म 0 है तो ऑब्वियसली 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये पूरा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी 0 प्लस यहाँ से 0 से इंफिनिटी e की पावर -st कैपिटल f t dt, ठीक है। ऑब्वियसली तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e की पावर -st कैपिटल f t dt। इस इंटीग्रल को हम क्या बोलेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलेंगे इस फंक्शन कैपिटल F t का। तो ये जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है यहाँ आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो हमने जब कर्नल की वैल्यू ये सिलेक्ट की तो जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है वो ऑब्वियसली किसमें चेंज हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज हो गया। और जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो नोटेशन है वो है ये L का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर दिस फंक्शन कैपिटल F t, ठीक है। तो आपके पास ये जो ट्रांसफॉर्म आया वो क्या एक्चुअली आ गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन कैपिटल F t, जिसका नोटेशन क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है। इसके बाद एक्चुअली ये तो क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। अब यदि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखना चाहें हमारे जो टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह से डिफाइन करेंगे, मान लेते हैं कि कैपिटल F t कोई रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है, कोई वास्तविक मान फंक्शन है, लेट F t बी एनी रियल वैल्यू फंक्शन है जो कि पूरे रियल लाइन पर डिफाइन ओवर द इंटरवल -∞ से +∞। किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, सच दैट कि कैपिटल F t की वैल्यू 0 लेंगे फॉर और t लेस देन 0। इसका मतलब जो हमें रियल वैल्यू फंक्शन जो गिवन है वो ओनली तभी उसकी वैल्यू मिलेगी जब वो वैल्यू वेरिएबल t की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन इक्वल 0 से लेस देन स्थिति में उसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 0 आएगी। सही। देन
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इस फंक्शन कैपिटल एफ टी का, ठीक है, तो इसको नोटेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाय, इस सिंबल से इसको डिनोट करेंगे, इसको इस सिंबल से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एफ टी एंड इज डिफाइन एज, इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे, डिफाइन एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी कैपिटल एफ टी डी टी। ठीक है, तो ये एक्चुअली किसकी डेफिनेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। ऑब्वियसली यहाँ पे हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर टी की जगह ये लिमिट पुट करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा किसका, एस का, इसलिए हम इसको किससे डिनोट करेंगे, एफ एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इसको आप इससे डिनोट कर सकते हो, एफ एस से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही नोटेशन आप यूज में ले सकते हैं। अब यदि हम बात करें एस क्या है, ऑब्वियसली एस हमारे पास पैरामीटर है जो रियल हो सकता है और कॉम्प्लेक्स उसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक, अब यदि मैं सम स्टैंडर्ड फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हमने दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, यदि हम फर्स्ट फंक्शन कैपिटल एफ के लिए उसके वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जब जानते हैं कि कोई भी फंक्शन कैपिटल एफ के दे रखा है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी कैपिटल एफ टी डी टी। यहाँ हमें जो कैपिटल एफ की इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, यदि हम 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहें तो एफ की जगह क्या करेंगे, हम 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एच टी इनटू एफ की वैल्यू क्या है एक्चुअली 1। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, e का माइनस है dt। क्योंकि इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में तो हम t के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, तो जो t के अलावा है बाकी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट, तो यहाँ माइनस s क्या है, कांस्टेंट, तो e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही होता है e की पावर ax, और जो कांस्टेंट होता है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये माइनस एस कांस्टेंट है तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन में क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ -1 अपॉन कांस्टेंट इसको आप आगे लिख सकते हो -1 अपॉन s e की पावर माइनस एस टी, इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉरी तो t की लिमिट है वो 0 से इंफिनिटी। अब आप अपर लिमिट पुट करेंगे t की जगह तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, e की पावर माइनस इंफिनिटी, और e की पावर माइनस इंफिनिटी कितनी होती है, 0। ठीक है, तो -1 अपॉन s बाहर ऐसे लीजिए, हमने t की जगह इंफिनिटी पुट किया तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, माइनस t की जगह 0 पुट किया तो e की पावर 0 कितनी होती है, 1, तो ऑब्वियसली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन s। तो हम जानते हैं कि यदि आप किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, s का फंक्शन आएगा, देखो यहाँ 1 अपॉन s आ गया, हमेशा s का टर्म आएगा। तो अभी हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना होता है, एक्चुअली 1 अपॉन s होता है। इसी तरह यदि आप नेक्स्ट फंक्शन लेते हो, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हो, ठीक, उस स्थिति में इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहो, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मान लो आपको तो सेकंड फंक्शन गिवन था तो कैपिटल एफ टी इज इक्वल टू t की पावर n। ठीक है, n क्या है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर, n कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ टी क्या होता है, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एच टी कैपिटल एफ टी डी टी।
यहाँ में जो फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, p की पावर n गिवन है, तो क्या हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p की पावर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस hp p की पावर n dt। अब हमें एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन, ऑब्वियसली इस लिमिट किसी भी इंटीग्रेशन की यदि एक में लिमिट इनफिनिटी हो जाए ना वो क्या होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। यदि आपने गामा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है तो किसी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू यदि लिमिट 0 से इंफिनिटी हो और उसमें e की पावर में कोई टर्म दे रखी है तो आप गामा फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx, इसको हम क्या बोलेंगे गामा फंक्शन। तो इसको ये n का फलन होने के कारण इसको गामा n से डिनोट करते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है कि यहाँ जो n है उसके लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ e की पावर माइनस इंटू वेरिएबल होना चाहिए, बट यहाँ पे साथ में कांस्टेंट भी है ना, तो हम सब्स्टिट्यूशन करके क्या करेंगे e की पावर माइनस कोई भी जो वेरिएबल है ना जिसका सापेक्ष इंटीग्रेशन है वो यहाँ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ e की पावर ये जो पूरे टर्म है ना s के, इसको हम कुछ फ्लैट कर देते हैं। तो फ्लैट s के इज इक्वल टू आप कोई नया वैल्यू जैसे कि x मान लो, ठीक है, x गिवन है x मान लो, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी x अपॉन s, s तो कांस्टेंट है, यदि आप यहाँ से dt की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी dt इज इक्वल टू 1 अपॉन s dx, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन e की पावर माइनस s की वैल्यू कितनी है x इंटू p की वैल्यू कितनी है यहाँ से x अपॉन s इसकी पावर n इंटू dt की वैल्यू कितनी है, dt की वैल्यू है 1 अपॉन s dx। पूरा इंटीग्रेशन किसमें चेंज हो गया x के टर्म में चेंज हो गया। इसका मतलब अब आपको लिमिट भी चेंज करनी होगी क्योंकि यहाँ जो लिमिट है वो किसके लिए t की लिमिट है। तो जब p की वैल्यू 0 होगी, देखो p की वैल्यू क्या है लिमिट, p की लिमिट जब 0 है तो यहाँ t बराबर 0 तो x की लिमिट कितनी आएगी 0, तो x की लिमिट कितनी होगी 0। जब t की लिमिट इंफिनिटी हो तो यहाँ t की जगह इंफिनिटी पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आएगी इंफिनिटी, इसका मतलब x की लिमिट क्या होगी इंफिनिटी। अब इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका मतलब x के अलावा जितने भी टर्म्स हैं बहुत सारे क्या है कांस्टेंट, आप क्या कर सकते हो उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो। तो यहाँ से 1 अपॉन ये s और s की पावर n तो कितने टर्म बाहर आ जाएंगे n प्लस 1 इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x इंटू x की पावर n माइनस यहाँ ओनली n रहेगा इंटू dx। क्या आप गामा फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो? ऑब्वियसली गामा फंक्शन में तो h की पावर n माइनस 1 के टर्म्स में होनी चाहिए ना, n माइनस 1 होना चाहिए, बट यहाँ माइनस 1 तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे और माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1 इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x इंटू x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 dx। अब देखो आपके पास ये टर्म है ना n माइनस 1, मैंने क्या किया इसमें प्लस 1 ऐड किया माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब हम यदि गामा फंक्शन की डेफिनेशन से इसकी वैल्यू लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, ये वैल्यू किसकी एक्चुअली गामा n प्लस 1 की है। ऑब्वियसली n प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, तो ऑब्वियसली किसकी वैल्यू है गामा n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n क्या आ गया गामा n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1। यदि यहाँ n है वो क्या हो जाए पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो जाए। तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि यदि n इंटीजर हो जाए तो आप लिख सकते हो इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन गामा n प्लस 1 क्या होता है एक्चुअली फैक्टोरियल n के इक्वल होता है। तो इस स्थिति में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p की पावर n क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1, ठीक। तो आपको यदि जैसे मान लो p की पावर 1 अपॉन 2 रूट 3 का आपको
लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये गामा n प्लस 1 वाला से, क्योंकि हमें पता है यदि आप n की वैल्यू हाफ लेते हो ना तो फैक्टोरियल n इसकी वैल्यू तो नहीं निकलेगी आपको, फैक्टोरियल 1/2 की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमने 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, उसके बाद हमने p के पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन था। इसके बाद यदि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो थर्ड है हमारे फंक्शन when capital F is equal to e की पावर at, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस st इनटू कैपिटल Ft, और इसकी वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम, e की पावर at ft, सॉरी ft की जगह हमने e की पावर at सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ आ जाएगा dt इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी, आधार समान है तो घातांक क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और यहाँ से हम क्या करेंगे, p भी कॉमन आ रहा है ना तो ऊपर से p भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से e माइनस s माइनस a t dt, बिकॉज s नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो ये माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करेंगे वापस पॉजिटिव बन जाएगा। अब वापस हमारे पास वही इंटीग्रेशन आ गया, a के पावर माइनस जो भी टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल है, तो हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस ax होगा अपॉन जो कांस्टेंट है उसको डिवाइड कर देंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at इज इक्वल टू माइनस s माइनस a p, और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट क्या है, माइनस s माइनस a, तो उसको डिवाइड कर दिया इंटीग्रल की जो लिमिट है वो क्या है, की लिमिट 0 से इंफिनिटी, कांस्टेंट टर्म को मैंने आउटसाइड ले लिया इंटीग्रेशन से, e की पावर माइनस s माइनस a b 0 से इंफिनिटी, तो यहाँ से माइनस 1/s माइनस a, जब t की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0 माइनस, जब t की जगह 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर 0 1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 1/s माइनस a, क्योंकि माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/s माइनस a। यदि मैंने फंक्शन e की जगह सॉरी e की पावर at की जगह यदि e की पावर माइनस at लिया होता ना तो अब इससे क्या होता, यहाँ माइनस आ जाता, फिर इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस, माइनस कॉमन होता, यहाँ क्या था प्लस बन जाता, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, जहाँ a है ना यदि a को माइनस a से रिप्लेस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस a के, और यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस a से रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि माइनस a है तो क्या देगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस a हम क्या करेंगे, जो अभी e की पावर a लिया था a की जगह माइनस a रिप्लेस करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर s प्लस a बन जाएगा, ठीक। इसी तरह यदि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन कैपिटल F इज इक्वल टू e की पावर आयोटा at का फाइंड करेंगे, ठीक है ना, e की पावर आयोटा at, आप ऐसे समझो कि जैसे हमने ft अभी जो फंक्शन था हमारे पास कौन सा, e की पावर at, उसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या फाइंड किया था, अभी e की पावर at का हमारे पास आया था 1/s माइनस a आया था, तो अब इसलिए यहाँ हम क्या लेंगे, a की जगह आयोटा a ले लेंगे, ठीक है ना, a की जगह यदि हम आयोटा a रखेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर आयोटा at हो जाएगा, तो यहाँ a की जगह आयोटा a रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, आयोटा a रहेगा, तो इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि इस फॉर्मूले से डायरेक्ट लिखना चाहिए, क्योंकि हमने ऐड कर दिया अभी e की पावर आयोटा at, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी s अपॉन सॉरी 1/s माइनस आयोटा a, आयोटा जब एक डिनोमिनेटर में हो हर में हो तो आप क्या करो उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और रिमूव कर सकते हो नीचे से, तो हम क्या करेंगे, या 1/s माइनस आयोटा a इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर तो s प्लस आयोटा a अपॉन
एस माइनस ए और एस प्लस ए, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एस स्क्वायर माइनस ए की जगह आयोटा ए का स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी एस प्लस आयोटा ए अपॉन एस स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की कितनी वैल्यू होती है +1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए की पावर आयोटा ए टी, इसकी कितनी वैल्यू आ गई, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आयोटा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यदि आपने आइलस जो फंक्शन है या आइलस थ्योरम के बारे में पढ़ा है, तो हम जानते हैं कि e की पावर आयोटा थीटा होता है ना, एक्चुअली किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के इक्वल होता है। तो हम इस टर्म को आइलस जो थ्योरम है या आइलस फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर आयोटा ए टी, तो हम e की पावर आयोटा थीटा की जगह मैं क्या ले रहा हूं, ए टी ले रहा हूं, तो क्या लिख सकते हैं, cos ए टी प्लस आयोटा sin ए टी, और इसकी वैल्यू हमें कितनी पता है देखो, ये s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस आयोटा a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ए टी प्लस आयोटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ए टी इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस आयोटा a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रियल टर्म को और इमेजिनरी टर्म को कंपेयर कर सकते हैं। तो रियल टर्म को रियल टर्म के इक्वल, इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म के इक्वल लिखेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ए टी, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ए टी, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी फाइंड कर दिया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos ए टी और sin ए टी का फाइंड कर दिया। इसके बाद जो स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए हम हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं कि cos हाइपरबोलिक ऑफ थीटा वो क्या होता है, एक्चुअली e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2, और sin हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, एक्चुअली e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि यदि हम cos को इस टर्म में लिख लेंगे ना, तो e की पावर जो भी है t है, इसका तो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी फाइंड किया, अगर हम इसका यूज कर सकते हैं उसमें। तो हमारे पास लास्ट जो नेक्स्ट फंक्शन है, यदि मैं कैपिटल F की जगह क्या लेता हूँ, cos हाइपरबोलिक ऑफ ए टी। ठीक है, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ ए टी क्या डेफिनेशन थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी a की पावर माइनस h के इनटू कैपिटल F की, कैपिटल F की वजह क्या ले रहे हैं हम, cos, सॉरी हम डायरेक्ट बिना डेफिनेशन का यूज करके इसको कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि cos हाइपरबोलिक ए टी तो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है ना, तो हम डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, तो हम ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर, यहाँ तो थीटा की जगह क्या लिखना है, यहाँ ए टी, तो cos हाइपरबोलिक ए टी हो जाएगा, तो e की पावर ए टी प्लस e की पावर माइनस ए टी, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर ए टी प्लस e की पावर माइनस ए टी अपॉन 2, जो कांस्टेंट है इसको आप बाहर कर सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी प्लस ये, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस ए टी, यहाँ 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी हमने अभी फाइंड कर रखा था, वैल्यू 1/s माइनस a प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा इसका, ए टी का हमको ये पता है, तो क्या करो, a को माइनस a से रिप्लेस करो, कितना हो जाएगा s प्लस
ए। तो यहाँ से 1/2 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर s प्लस ए और इधर s माइनस ए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ s प्लस ए माइनस s माइनस ए अपॉन नीचे हो जाएगा s माइनस ए s प्लस ए। ये s से s कैंसिल हो जाएगा a और ये माइनस ए प्लस बन जाएगा तो 2a 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर कितना बचेगा a अपॉन नीचे कितना हो जाएगा s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक सॉरी यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर दिया प्लस था तो क्या होगा a कैंसिल होगा और h बचेगा तो 2s हो जाएगा और 2 से कैंसिल होगा तो ऊपर कितना आ जाएगा s आ जाएगा। तो हमारे पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है cos हाइपरबोलिक ऑफ at वो कितना आ गया s अपॉन s स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर। यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कंपेयर करें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at सी ना हाइपरबोलिक की जगह ये cos at होगा तो कितना आएगा हमारे पास s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा। ठीक है तो अब इससे हाइपरबोलिक में कितना नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। इसी तरह यदि मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin हाइपरबोलिक ऑफ at का यदि फाइंड करना चाहूँ तो हम क्या लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin हाइपरबोलिक ऑफ इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं a की पावर यहाँ थीटा की जगह क्या लेते हैं हम एक तो क्या हो जाएगा ab माइनस a की पावर माइनस ab अपॉन 2। ठीक है 1/2 आउटसाइड ले लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ab माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस ab 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ab क्या था हमने फाइंड किया था अभी 1/s माइनस a माइनस इसका क्या था s प्लस a। तो हमारे पास यहाँ 1/2 s प्लस a माइनस s माइनस a एलसीएम लेना नीचे क्या जाएगा s माइनस a s प्लस a। अब की बात क्या हो जाएगा s से s कैंसिल होगा और ये कितना होगा 2a हो जाएगा और 2 से 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा ऊपर कितना बचेगा a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है sin हाइपरबोलिक at। तो ऑब्वियसली जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन थे सबसे पहले हमने 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया फिर हमने पॉलीनोमियल फंक्शन t की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फाइंड किया उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin v और cos v का फाइंड किया उसके बाद हमने हाइपरबोलिक का फाइंड किया। ठीक है उसके बाद हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।